हेलो, नमस्कार। मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र आईएएस एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईबीपीएस की आरआरबी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आईबीपीएस के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के बारे में, तो जो आरआरबी की जो वैकेंसी आई है रीजनल रूरल बैंक की, एक ग्रामीण बैंक की, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप लोगों ने अगर एसबीआई की अभी अगर तैयारी जस्ट अभी आपने की होगी, या फिर चलो अगर आपका अगर ड्रीम जॉब अगर है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना है, तो सबसे अच्छा अगर आप लोगों से कहूँ तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और बहुत अच्छा वे है आपके जाने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी, दैन इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, और इसका मोड किस तरह से आने वाला है, लास्ट डेट क्या है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। देखिए, इसमें ऑफिसर स्केल 1 की, ऑफिसर स्केल 2 की, ऑफिसर स्केल 3 की, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ की। ठीक है ना, स्केल 1 2 3 एंड मल्टीपर्पज़, ये 4 टाइप की आपके पास जॉब आई हुई है। नाउ इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ, अगर आपको इसका फॉर्म अगर भरना है ऑनलाइन, तो आप www.ibps.in पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी अगर क्वेरी अगर है या फिर कोई भी कंप्लेंट अगर है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ इसके आगे और अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं कि देखिए एज के बारे में, देखिए एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सर क्या हम इसका फॉर्म भर पाएंगे, कि हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग ये अगर कहते हैं कि सर हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर ही आप अप्लाई कर पाएंगे जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब। ठीक है, तो फिलहाल तो ये केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए। चलिए ओके, नाउ मैं एज की अगर बात करूँ, देखिए सबके अलग अलग डेट दे के रखी हुई है। अगर आप लोग ऑफिसर स्केल 3 की अगर बात करते हैं, तो 21 साल से लेकर आपके 40 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। ठीक है ना, 21 से लेकर 40। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो आपको दिख जाएगी 3/6/1981 से लेकर 31/5/2000 तक की। ठीक है, इसके बीच की रेंज होना चाहिए। चलिए नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ऑफिसर स्केल जो सेकंड है, जिसमें मैनेजर की बात चल रही है। ओके, ये सीनियर मैनेजर था, ये मैनेजर की। यहाँ की जो है ये है 21 से लेकर 32 साल तक। इसकी जो एज मांगी गई है 21 से लेकर 32 तक की है। ना ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करो, तो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात चलती है, तो 18 से लेकर 30 साल तक की एज है, 18 से 30 तक की। ना अगर मल्टीपर्पज़ की बात की है, तो 18 से लेकर 28 तारीख तक की है। ओके, 18 साल से 28 साल तक, तो इसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट सबके बारे में दी हुई है। आप अगर डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कहाँ से पहले नहीं होना चाहिए। चलिए आगे और देखते ज़रा। ना एज की अगर मैं बात करने के बाद अगर रिलैक्सेशन की बात करूँ, कि एज अगर किसी की हो सकता है कि हाँ सर हमारी एज से ज़्यादा हो गई, अब हम क्या करें, क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग किसी कैटेगरीज़ में अगर आते हैं, ये जो 6 कैटेगरीज देख के रखिए, इनमें से किसी में भी अगर आप आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ SC ST कैटेगरी की अगर है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर OBC की अगर है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन। नाउ अगर आप पर्सन है जो कि बेंच में डिसेबिलिटीज़ अगर है कुछ आपके पास, तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन अगर है आप, तो आपको सर्विस के साथ साथ आपको 3 साल का जो दिया हुआ है आपको, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इन केस अगर आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में ये जो डिटेल देखी रखी हो, इसमें से अगर आपका अगर है आपकी क्राइटेरिया, तो आप 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेक्सेशन मिलेगा। नाउ मैं अगर बात करूँ विडोज़ के बारे में, या फिर डिवोर्स, ऐसी वुमेंस जिनको डिवोर्स हो चुका है, ऐसे अगर है, तो उन्हें भी SC ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको देखिए 35 साल, 38 साल, 40 साल ही देखिए रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस रेंज तक। ओके, अगर पर्सन कोई अफेक्टेड हुआ है 1984 में, ठीक है ना, 1984 रीड जो है इसके अंदर, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई आपके एज के रिलैक्सेशन की। ठीक है, आगे और चलते ज़रा। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, एक बात और है, आपको डिज़ायरेबल देख के रखा हुआ है यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, वर्किंग नॉलेज हो। हाँ, कहीं कहीं आपसे एक्सपीरियंस मांगा, कहीं नहीं, मैं वो बताता हूँ कहाँ आपको एक्सपीरियंस मांगा और कहाँ पर नहीं मांगा है। तो मैं बात करता हूँ ये सब जब ऑफिस असिस्टेंट के बारे में, मल्टीपर्पज़ के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बारे में,
तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के अंदर देखिए डिग्री तो मांग के रखी हुई है आपकी, ओके। और हाँ, आपको एक बात और, आपको जो है लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल बात ये है, अगर आप एमपी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता है, या फिर एमपी से अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो एमपी में आपको पता है हिंदी लैंग्वेज चलती है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। महाराष्ट्र से अगर करते तो मराठी आना चाहिए, गुजरात से करते तो गुजराती आना चाहिए, बंगाल से करते तो बंगाली आना चाहिए। मतलब इस तरह से सब जगह अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आप जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसमें एक्सपीरियंस देखिए कुछ भी नहीं मांगा हुआ, ठीक है। अगर आप मल्टीपर्पज़ का फॉर्म अगर भरते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको पता है कि मल्टीपर्पज़ में कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्यों, एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसलिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते जरा। नाउ इसके बाद मैं अगर बात करूं ऑफिस असिस्टेंट 1 के बारे में, जहां पर स्केल 1 है असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पर भी देखिए डिग्री मांगी हुई है, और कहाँ पर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा वो ज़्यादा देखिए रखा हुआ है, ओके। आपको वही लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज, और यहाँ पर भी देखिए एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है आपसे, ठीक है। चलिए और आगे देखते ज़रा। नाउ अब अगर मैं बात करूँ आपसे ऑफिसर स्किल सेकंड के बारे में, ठीक है ना। ऑफिसर स्किल सेकंड के बारे में बात करूँ, जहाँ पे जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी मैनेजर की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखिए आपको 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 2 साल का आपको बैंकिंग में या फिर फाइनेंस की सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। अब मैं अगर बात करूँ इसके बारे में, असिस्टेंट आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, जहाँ पे मैनेजर की बात चली, ओके। असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए आपको आईटी सेक्टर की अगर आप है तो 50% तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो आईटी ऑफिसर के लिए जहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांगी जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर आईटी के अंदर हो, ठीक है। 50%। साथ में आपको क्या होना चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ASP, PHP, C++, जावा, VB, ये सब, ठीक है ना, ओके। 1 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर फील्ड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस हो। लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप बनना चाहते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, एडवोकेट में या फिर लॉ ऑफिसर में। नाउ ट्रेजरी मैनेजर की अगर बात कीजिए, इस पोस्ट के लिए करते तो भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए। MBA की अगर बात करते हैं या फिर मार्केटिंग की बात करते हैं तो भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक्सपीरियंस के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगने वाला है। अब जो आता है सबसे लास्ट इसका एक और, वो है ऑफिसर स्किल 3, जहाँ की सीनियर मैनेजर, ओके। एक असिस्टेंट मैनेजर हुआ, देन यहाँ सीनियर मैनेजर की बात चल रही है। सीनियर मैनेजर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिग्री तो आपकी होनी ही होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 साल का मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, ठीक है। चलिए नाउ अपन और आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे और बढ़ूँगा तो आपको अब मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आपका चार्ज कितना लगने वाला है, MP ऑनलाइन में आपका चार्जेस कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप SC ST और PWBD के कैंडिडेट्स अगर है, ठीक है, तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के अंदर आपका 175 रुपये चार्ज लगेगा। अदर कैटेगरीज़ के अगर है तो आपको 850 रुपये का चार्ज लगेगा, 850 का, ठीक है। सेम वही चीज़ मल्टीपर्पज़ में भी है, बस यहाँ पर क्या एक्स सर्विसमैन और आ चुका है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और आ चुके हैं, बस 2 कॉपी वही का वही है, 175 रुपये कैटेगरी के लिए और अदर के लिए 850 रुपये, ठीक है। चलिए आगे और देखते जरा। नाउ अब मैं अगर बात करता हूँ एग्ज़ाम मोड के बारे में, ठीक है ना। एग्ज़ाम मोड के बारे में मैं अगर बात करूँ, मैं देखिए आप जैसे बताया था प्री है, मेंस है और इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करता हूँ मैं प्री के बारे में। प्री क्या है, देखिए ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उसमें भी प्री होगा, ऑफिसर स्केल 1 है उसमें भी प्री होगा, ठीक है ना। दोनों के अंदर आपका प्री होना ही होना है। अच्छा, प्री के अंदर मैं अगर बात करूँ तो प्री में आप मोड क्या रहेगा, प्री में जस्ट आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग और जो क्वांट है, ओके ना, मैथ्स की बात करता हूँ, एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। इन दोनों पर बस सेक्शन पे आपको कमांड होना चाहिए, ओके। देखिए असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ की बात करूँ तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो कि 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 नंबर के होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे। हाँ, लेकिन टाइम आपको मिलेगा केवल 45 मिनट्स, ओके। 45 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ ऑफिसर स्केल 1 के बारे में, तो ऑफिसर स्केल 1 में भी देखिए रीजनिंग वही है, बस देखो यहाँ पे ऊपर न्यूमेरिकल एबिलिटी था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बस जस्ट नाम चेंज किया। नाम चेंज का मतलब ये नहीं है कि जस्ट नाम अलग दे दिया है, थोड़ा सा लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा लेवल टफ होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ यहाँ पे भी देखिए वही 80 क्वेश्चन से 80 नंबर के और 45 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए नाउ अब मैं और आगे आगे चलता हूँ। तो देखिए मेंस की अगर बात कर दी जाए,
ओके, प्री आपको समझ में आ चुका है, केवल मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मेंस में आपके सब्जेक्ट बढ़ने वाले क्या क्या, चलिए देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ मेंस के बारे में, मेंस में क्या होगा, देखिए आपका रीजनिंग का जो पार्ट है, रीजनिंग है वो वही है, मल्टीपर्पज़ में न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी वही है। अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करो तो रीजनिंग वही है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, चेंज कहाँ हुआ है, आपके सब्जेक्ट कहाँ इंक्लूड हुए, कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश, इन दो लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आप हिंदी मीडियम से आप हिंदी से भर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम से। मतलब आपके मन में जो हुआ था ना डर कि सर हम लोग की इंग्लिश बहुत वीक है, हम सब बैंकिंग में कैसे जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है ना। आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का कोई मोड ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नाउ देखिए, अगर बात की जाए, देखो क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके देखिए 40 सब में आएंगे, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन से 5 सेक्शन है इसलिए, ओके। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 50 नंबर के होंगे, मैथ्स के जो है वो भी 50 नंबर के होंगे। हाँ, कंप्यूटर के जो है आपके 20 नंबर के, बाकी जो है वो 40 नंबर के, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं और 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपको इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ना, ऑफिसर स्केल 1 की मैं बात करूँ तो वहाँ भी देखिए 40 वही 200 का दे के रखा हुआ है, इसमें भी वही देखिए 50 सब टोटल वही मोड है और 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। नाउ अपन और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ आपसे सिंगल लेवल एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, सिंगल लेवल जब एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें देखते जरा क्या क्या होने वाला है। देखिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अगर ऑफिसर के सेकंड की अगर बात करते हो, सिंगल लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके पास रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर का नॉलेज आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगा इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश में से वही कोई एक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड साथ में डीआई, ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि आंकड़ों का विश्लेषण होता है वो, और जस्ट मैथ्स का एक पार्ट है बट इन्होंने अलग से दे दिया क्योंकि इसमें थोड़ा इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि 40 क्वेश्चन सभी के रहेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके साथ में 50 नंबर का आपका रीजनिंग है, 50 का क्वांट है, देन 20 का आपका कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर का नॉलेज, और देन 40 सेम वही चीज़ है, 2 कॉपी, ओके। हाँ, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए आगे और देखते ज़रा। ओके, अब देखिए ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट जो कैडर है, ओके, इसकी अगर बात की जाए, इसमें देखिए इसमें क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगा। मतलब देखिए, जब आपसे एक्सपीरियंस मांगा तो कहीं ना कहीं इस फील्ड का नॉलेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। इसी फील्ड का आपको, जैसे आप आईटी से अगर भर रहे हैं तो आप किस से हैं भाई, आपका ईसी से भरा है आपने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कंप्यूटर से है, आईटी से है, तो इस तरह से आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ रीजनिंग वही है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही है, साथ में डीआई भी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे भी ऊपर था यहाँ पर भी है, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, और साथ में कंप्यूटर का, ठीक है। यहाँ पर आपके 240 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 240 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट जो है प्रोफेशनल नॉलेज का वो बढ़ चुका है, मतलब इसके जो 40 क्वेश्चन है वो बढ़ गए, ठीक है ना। मैं नंबर्स की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है और मैथ्स है, इन सब के जो क्वेश्चन है मतलब 40 नंबर के रहने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जो है 20 का पार्ट है, मतलब कंप्यूटर 20 का आएगा, लैंग्वेज जो आएगी हिंदी और इंग्लिश वो भी आपकी क्या है 20 नंबर की आएगी, ओके। तो इस बार देखो क्वेश्चन आपके 40 बड़े हैं तो टाइम भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए ना और आगे चलते हैं अपन जरा। ऑफिसर स्किल थर्ड की अगर मैं बात करूँ, ऑफिसर स्किल थर्ड जो है इसमें भी वही है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सब चीज़ें वही है, रीजनिंग हुआ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हुआ, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। टोटल अगर मैं बात करूँ 200 क्वेश्चन है, टोटल अगर बात करूँ मार्क्स वो भी 200 है, टाइम आपको 2 घंटे का है, ठीक है। चलिए ना और आगे चलते हैं। नाउ अब मैं अगर बात करूँ पेनल्टीज़ के बारे में, मतलब क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 1/4, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25, ठीक है ना। तो 0.25 से यानी 1/4 से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। इसके बाद मैंने देखिए बताया था आपको इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3, ओके। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 अगर आप करोगे तो आपका इंटरव्यू भी होगा, मतलब प्री और मेंस तो देना ही देना है, साथ में इंटरव्यू भी देना है। चलिए आगे और चलते ज़रा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर पेपर कब होगा या फिर कौन सी डेट है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ये सब।
देखिए मैं अगर आपसे बात करूँ ऑनलाइन अगर आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो 8/6 से लेकर 28/6 तक, ठीक है ना, 8 जून से लेके 28 जून के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ पेमेंट के बारे में, पेमेंट जो है उसकी भी डेट वही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अगर कॉल लेटर का प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट, ये देखिए नीचे दिया हुआ, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। देखिए होता क्या है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ओके, एग्ज़ाम के पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको बताया जाता है कि पेपर का मोड है वो कैसा होगा। कुछ बच्चे ऐसा होता है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है पेपर का, कि सर फर्स्ट अटैम्प्ट है, समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स कैसी आती है, रीजनिंग कैसी आती है, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, कंप्यूटर में क्या आ सकता है, कुछ नहीं पता रहता है। तो लगभग हल्का आपको एक आइडिया दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, आपकी फ्री एक क्लासेस होती है, कंडक्ट करवाई जाती है IBPS की तरफ से ही, लगभग 1 वीक की होती है, ओके, 5 से 7 दिन की होती है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए तो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग जो है वो आपको जो इसका कॉल लेटर मिलेगा वो मिलेगा 9/7 को, ठीक है ना, यानी 9 जुलाई को मिलने वाला है। अगर इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग होगी 19/7 से लेकर 25/7 तक, ओके, 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। नाउ कॉल लेटर जो है आपको प्री के लिए कब मिलेगा, वो जुलाई या अगस्त में आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा ऑनलाइन, वो अगस्त में। यहाँ पे देखिए टेंटेटिव डेट देखिए रखिए, आपको पता है कोविड की कंडीशन चल रही है, बट डेट यहाँ पे डिक्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ सब, ठीक है। अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा प्री का, रिज़ल्ट आपका जो है सितंबर में आ जाएगा। फिर कॉल लेटर जो है मेंस के लिए वो भी आपको सितंबर में ही मिल जाएगा। उसके बाद मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। इसके लिए आपको जो रिज़ल्ट जो मिल जाएगा आपका मेंस का, स्केल 1, 2 और 3 का अक्टूबर में मिलेगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर अगर डाउनलोड करना है वो भी अक्टूबर या नवंबर में मिल जाएगा। नाउ अगर इंटरव्यू कंडक्ट अगर होता है स्केल 1, 2 और 3 का तो वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में ही होगा। नाउ प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होने वाला है आपका वो लगभग जनवरी 2022 का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप इतनी पूरी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। मैं तो कट ऑफ जो है, बस मैं आपको एक बात बता दूं कि कट ऑफ जो सेक्शनल भी जाता है और ओवरऑल भी जाता है। मतलब जैसे आपका जो पर्टिकुलर एक जो पार्ट है, जैसे कि मैं प्री की अगर बात करूँ, जैसे आपका रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, तो आपको मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी दोनों में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ओके, अलग अलग। देन ओवरऑल जो है आपका वो भी कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कट ऑफ की और भी अगर डिटेल अगर चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर में कितना कितना कट ऑफ गया है, कहाँ कहाँ से कितना गया है, या फिर सेक्शनल जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ओवरऑल कितना गया हुआ, कैटेगरी वाइज कितना गया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में भेज दीजिए, ओके। तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा और आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और हाँ, इसमें अगर कोई भी डाउट अगर है या फिर कोई भी क्वेरी अगर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ओके। तो बस थैंक यू सो मच।